चलिए दोस्तों, तो बात कर लेते हैं कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस की भी। कुल यहाँ पे 31 अनसॉल्व क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है, रीज़न बीइंग क्योंकि इसका आंसर्स भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो हम इसको लिंक करेंगे किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है, और साथ ही में कुछ जो प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन है आपको जिसको हम कहते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसकी अच्छे से इवैल्यूएशन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आपका किस तरीके से फ्रेम होना चाहिए और क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है सर, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो बहुत इजी है, आपको सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना होता है, आप अपने शब्दों में आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, गोइंग कंसर्न भी देखा है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी देखा है। ऑल थ्री आर कॉन्सेप्ट, आप इजिली इसको कवर कर लोगे, इसके अंदर कुछ आपको डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं है। रेवेन्यू अर्न्ड एंड कॉस्ट ऑफ अर्निंग दैट रेवेन्यू शुड बी प्रॉपरली आइडेंटिफाई फॉर अ पीरियड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। मतलब कि आपने क्या रेवेन्यू कमाया और जिस पीरियड का आपने रेवेन्यू कमाया है उस पीरियड की कॉस्ट क्या थी। मतलब जो आपकी अर्निंग है, इस अर्निंग को कमाने के लिए आपके क्या खर्चे लगे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ऐसा आपने कहां देखा और कहां सुना। तो ये पीरियड वाली जब बात आ जाती है और जब भी रेवेन्यू और कॉस्ट को मैच करने की बात आ जाती है तो आपको ख्याल आना चाहिए किसका, मैचिंग कॉन्सेप्ट का। तो यहां पे जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उसको आप डिफाइन करोगे और आप कहोगे कि मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है वो ये कह के चलता है कि भैया रेवेन्यू को और कॉस्ट को सेम पीरियड पे और सेम बेसिस पे हमें एलोकेट करना होता है, ताकि हम जो प्रॉफिट वहां पे डिपेक्ट करना चाह रहे हैं, डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, वो ट्रू प्रॉफिट हो, उसी रेवेन्यू से ड्राइव किया हुआ प्रॉफिट हो और वो हमारे यूजर्स के डिसीजन मेकिंग में काम आएगा। तो मोटा मोटा आपको यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर देना है, दैट्स इट। आप ये लिंक कर पाए कि ये जो बात है ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की है, आपका आधा काम तो वही हो गया। रेस्ट इज कि आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफाइन करके चलना है। अगला आता है व्हाट आर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ देम। तो साहब ये पूछ रहा है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कुछ बनते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कुछ बनते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब उस कॉन्सेप्ट्स के अंदर से आप दो कोई सा भी बता दें, मनी मेजरमेंट बता दें, बिजनेस एंटिटी बता दें, मैचिंग बता दें, आपने कुल मिला के ऐसे कितने कॉन्सेप्ट्स देखे हैं? आपने कुल मिला के ऐसे 12 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, 12। उस 12 में से आप जिस दो में कंफर्टेबल होंगे उसको आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आया कुछ एग्जाम का सवाल, एक्सप्लेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। कह रहा है इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए जिसमें से कि जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है ये 2 बार बैक टू बैक पूछा गया, दिल्ली 2017 और दिल्ली 2018 के अंदर, जिसमें आपको डिफाइन करना है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को, जिसमें आप कह के चलोगे कि भैया वही ट्रांजैक्शन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं जिसको कि मनी की टर्म्स में वैल्यू किया जा सके। अदरवाइज बाकी सारी ट्रांजैक्शंस को हम इग्नोर करके चलते हैं जो कि क्वालिटेटिव नेचर के होते हैं, बट वो मनी की फॉर्म में मेजर नहीं किए जा सकते। अगला सवाल आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आप क्या कहेंगे कि भाई साहब जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी बिजनेस एंटिटी है और जो उसका ऑनर होता है, ये दोनों के दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है और इस वजह से जो ऑनर कंट्रीब्यूट करता है उसको एज अ कैपिटल और जब कुछ विड्रॉ करता है तो उसको एज अ ड्रॉइंग हम कह के चलते हैं। जो भी पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा वो बिजनेस एंटिटी के अंदर एक लायबिलिटी के रूप में दर्शाया जाता है, विच इज अ इंटरनल लायबिलिटी। तो मोटा मोटा आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में डिस्क्राइब कर देना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट सर क्या होता है? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात हमने ऊपर ही कर ली कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम अपने रेवेन्यू, जिस रेवेन्यू से हम प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, तो उसी रेवेन्यू के पीरियड को उसके खर्चे के पीरियड से हम चार्ज करते हैं और फिर हम अपना प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं और वो प्रॉफिट हमारा रियल एंड एक्चुअल माना जाता है, जो कि यूजर अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अगला आता है आपका एक्सप्लेन दी फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको एक्रूअल, गोइंग कंसर्न और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट डिफाइन करना है। हमने पीछे इसकी बात की हुई है साहब। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंदर हम बोलते हैं कि आपने अगर कैश सेल करी है चाहे क्रेडिट सेल करी है, मतलब अगर आपकी सेल हो गई और आप इस पोजीशन में हैं कि आप अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर सकते हो, तो आपको रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे आपको पैसा मिला हो चाहे ना मिला हो। और सेम अप्लाई होता है कॉन्सेप्ट खर्चे के लिए भी, जहां हम कहते हैं कि अगर आपने कोई एक्सपेंस कर दिया तो चाहे आपने उसकी पेमेंट करी है या नहीं करी, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके चलना है। दिस इज व्हाट एक्रूअल कॉन्सेप्ट सेज। अगला आता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न आपको ये बता के चलता है कि जो एक एजम्पशन है वो ये है कि जो आपकी बिजनेस एंटिटी है वो फोर्सेबल फ्यूचर तक चलती रहेगी, अनलेस अदरवाइज कि आप इसके बारे में अलग से डिस्क्लोजर दे दे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कि जो आपकी बिजनेस की लाइफ है वो 2 साल, 4 साल, 5 साल है, तो फिर उस अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग परस्यू करनी पड़ेगी। बट इन जनरल वे हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि गोइंग कंसर्न एंटिटी है और एंटिटी हमेशा चलती रहेगी। अगला आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये आपको ये बता के चलता है कि किसी भी बिजनेस की जो लाइफ होती है उसको आपको एक सुटेबल इंटरवल में तोड़ना होता है,
जो कि आपको बोलता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये सुटेबल इंटरवल जो है वो 12 मंथ माना जाता है, जिसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है कैलेंडर मंथ, दूसरा है आपका अकाउंटिंग। एक होता है कैलेंडर ईयर, एक दूसरा है आपका अकाउंटिंग ईयर। जनरली हम प्रेफर करते हैं कि अकाउंटिंग ईयर में ब्रेक करें, जो कि आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को जाके। ठीक है सर। अगला आता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है इन तीन में से कोई भी, मतलब इन चारों में से कोई भी तीन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फुल डिस्क्लोजर आप कर देंगे, कंसिस्टेंसी कर देंगे, मटेरियलिटी कर देंगे, कंजर्वेटिज्म कर देंगे। हल्का सा क्विक ओवरव्यू दे देता हूं। फुल डिस्क्लोजर आपको ये कहता है कि साहब जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जितनी भी सिग्निफिकेंट बातें हैं, वो सारी की सारी आपको डिस्क्लोज करके चलनी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ताकि यूजर उसको रिव्यू कर सके और उसके बेस पे अपना डिसीजन ले पाए। कंसिस्टेंसी आपको ये कहता है कि भाई साहब को कंसिस्टेंट रहना है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज, मेथड्स, टेक्निक्स। जो भी आप पॉलिसीज, मेथड, टेक्निक्स अपने बिजनेस एंटिटी में यूज कर रहे हैं, वो आपको कंसिस्टेंटली ईयर एंड आफ्टर ईयर आपको यूज करते रहना है। उसके अंदर आपको हर साल बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप चाहें तो बदलाव ला सकते हैं और उसको आपको अलग से डिस्क्लोज करके चलना होगा। अगला आता है मटेरियलिटी, जो कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता है फुल डिस्क्लोजर से। फुल डिस्क्लोजर जो है वो आपको कहता है कि जितनी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करके चलो, और मटेरियलिटी कहता है कि भाई साहब सारी बताने की जरूरत नहीं है, जितनी मटेरियल नेचर की है, मतलब इंपॉर्टेंट की है और आपको लगता है कि यूजर पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा, उन सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करके चलना है। तो यहाँ पे आपकी पर्सनल जजमेंट आ जाती है और अपने हिसाब से आप जज करते हैं कि विच इंफॉर्मेशन आर मटेरियल एंड विच आर नॉट, एंड ऑल दोज मटेरियल information should be shared with the users of the financial information। अगला आता है आपका कंजर्वेटिज्म। ये आपको कह के चलता है क्या कि भाई साहब आपको कंजर्वेटिव होकर सोचना है। अगर कोई भी एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है, कोई भी आपका अनुमानित लाभ है, तो उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना। बट इसी प्रकार से अगर कोई भी आपका एंटिसिपेटेड लॉस है और आपको पता लग गया है, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करके चलना है। इसके एग्जाम्पल आता है आपका कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट जो हमने मोटा मोटा रिवाइज कर लिया। 7th क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डेबिट एंड अ क्रेडिट एस्पेक्ट। आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। आप यहां पे क्या एक्सप्लेन करेंगे? अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला? डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर देंगे और ये एक्सप्लेन करते ही आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आप इसको यहाँ पे अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट जो था उसको भी लिंक कर सकते हैं। बोथ आर सेम, कि आपकी डेबिट क्रेडिट जब तक नहीं होगा, जब तक आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन भी परफेक्टली नहीं बैठती है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। अगला सवाल आता है व्हाट इज मेंट बाय गैप। सर गैप क्या होता है? तो आपको यहाँ पे मोटा मोटा गैप को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो आपको उसकी फुल फॉर्म लिखनी पड़ेगी। आपने फुल फॉर्म पढ़ी थी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये डेफिनेशन है आपकी गैप की। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कि ऑल ओवर द यूनिवर्स जितने भी अकाउंटेंट हैं वो सारे एक्सेप्ट करके चलते हैं और अकाउंटिंग के टाइम पे अपने बुक्स में उसको अप्लाई करते हैं। जब वो अकाउंटिंग करते हैं तो इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के साथ साथ ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करते हैं, जो कि यूजर को सबमिट किया जाता है। ठीक है सर, दिस इज द मीनिंग ऑफ गैप। अगला आता है अ कस्टमर ऑफ एक्स लिमिटेड हैज। अब ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल सवाल है तो ध्यान देंगे इसके ऊपर। ये कह रहा है अ कस्टमर ऑफ एक्स लिमिटेड हैज डिसकंटिन्यूड हिज बिजनेस। इसने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया। He used to purchase 30% of the total goods produced by X Limited। कह रहा है X Limited जितना भी माल बेचा करता, प्रोड्यूस किया करता था, उसका 30% जो है वो ये कस्टमर जो है वो परचेज किया करता था। Is it relevant information? Is it a relevant information in your opinion and should be disclosed by X Limited? क्या X Limited को इसको डिस्क्लोज करना चाहिए? मतलब क्या है कि X Limited सपोज कीजिए 1 लाख टन जो है वो माल बनाया करता था, तो इस 1 लाख टन में से 30,000 टन जो है वो एक कस्टमर ही ले लिया करता था, खरीद लिया करता था, और बाकी 70,000 टन हो सकता है कहीं और बेचा करता होगा। अब जो ये व्यक्ति था, जो इसका परचेजर था, जो इसको परचेज किया करता था, उसने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, बिजनेस में लगा दिया ताला। तो क्या ये एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि एक्स लिमिटेड के यूजर को पता होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि इसके वजह से इसके टर्नओवर में हो सकता है भारी गिरावट आए, इसके टर्नओवर में हो सकता है कि गिरावट आ जाए। रीजन बीइंग क्योंकि आपका एक पोटेंशियल जो बायर था वो जा चुका, तो अब आप नए बायर ढूंढोगे, हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, बट इट इज अ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके यूजर को पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई बायर नहीं मिलता है तो आपकी अगले साल की सेल में इतने की 30% की गिरावट
आने वाली है। तो यस, आंसर इज यस, दिस इज अ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और इसको हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। और जब भी आप कुछ ऐसा ओपिनियन देंगे इस चैप्टर से रिलेटेड तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कन्वेंशन कौन सा अप्लाई हो रहा है, फुल डिस्क्लोजर का। तो आप इसको लिखेंगे हाँ जी, इसको इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता है एज पर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। अगला सवाल, एक्स लिमिटेड गेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 7100 करोड़, मतलब 7100 करोड़ का उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। किसको मिला, एक्स लिमिटेड को, टू बिल्ड अ शॉपिंग मॉल टू बी कंप्लीटेड इन 3 years। कह रहा है एक शॉपिंग मॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और 3 साल के अंदर आपको ये बना के देना है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वांट्स टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो कह रही है कि भाई साहब इसका प्रॉफिट लॉस हम ना 3 साल जब खत्म हो जाएगा उसके बाद एक साथ बैठ के निकालेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ठीक है सर, आगे, इज द मैनेजमेंट इज जस्टिफाइड। यहां जो मैनेजमेंट बात कह रही है क्या वो जस्टिफाइड है, क्या मैनेजमेंट बिल्कुल सही है यहां पे? तो आप यहां पे जवाब देंगे ना जी ना। मैनेजमेंट जो है उसको अकाउंटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैनेजमेंट को पता होना चाहिए किस कॉन्सेप्ट के बारे में, मैनेजमेंट को पता होना चाहिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में सर, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जो क्या कहता है कि आपकी बिजनेस की लाइफ कितनी भी हो उसको एक आपको सुटेबल इंटरवल में ब्रेक करना होता है, विच इज द ईयरली इंटरवल। आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ईयरली क्लोज करना होता है और आपको असर्टेन करना होता है कि आपको क्या हुआ प्रॉफिट, क्या हुआ लॉस। आप एक साथ 3 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं करेंगे। तो यहां पे मैनेजमेंट जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। आपको इसका हवाला देते हुए, एक्सप्लेन करते हुए अपने आंसर पे आ जाना है। कोई भी ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आप किस तरीके से रिप्लाई करते हैं, आप ढूंढते हैं कि उसको किस कॉन्सेप्ट या किस कन्वेंशन से लिंक किया जाएगा। उस कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन को आपको डिफाइन करना होता है सबसे पहले। मतलब सबसे पहले आप आंसर कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एज पर अकाउंटिंग पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद जब आपने एक्सप्लेन कर दिया तब आप नीचे एक कंक्लूजन लिखेंगे, नो मैनेजमेंट इज नॉट जस्टिफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजैक्शंस ओवर द क्वेश्चन। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में मेंशन ट्रांजैक्शन है उसके लिए मैनेजमेंट जो यहां बात कह रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है। तो मतलब पहले आपको अपना लॉजिक क्रिएट करना है, उसके बाद कंक्लूजन पे आना है। आंसर का स्टार्ट ही आपको यस या नो से नहीं करना होता कभी भी। आप पहले एक अपना जजमेंट फ्रेम करेंगे कि आप क्या यहां पे जजमेंट देना चाह रहे हैं, अपने आंसर को लिंक करेंगे उस कॉन्सेप्ट से, उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे और देयर आफ्टर आप अपना आंसर लिखते हैं कि आप उससे सहमत हैं या असहमत हैं। चलिए सर, अगला सवाल आता है, according to which concept depreciation is to be charged as per one particular method year after year। कह रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको बता के चलता है कि डेप्रिसिएशन को जो है आपको ईयर आफ्टर ईयर एक ही मेथड यहां पे लगाना है। डेप्रिसिएशन के अंदर आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपका मेथड है वो सेम रहना चाहिए। अब आप आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड होते हैं। मेजरली उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, एक है आपका SLM, दूसरा है WDV। साहब ये क्या है, उसके ऊपर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, फिलहाल समझ में आ गया। जिसको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। द पॉइंट इज कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप इसको चुनते हैं तो आप इसी को चुनते रहेंगे आगे 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 आने वाले सभी सालों में, और अगर आप इसको चुनते हैं तो आप इसी को लगा के चलेंगे आने वाले सालों में। ऐसा नहीं कि एक साल इसको लगा लिया एक साल इसको लगा लिया, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है। तो आपने देखा है क्या कि कंसिस्टेंसी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का भी पार्ट है, जो आपको कह के चलता है कि आप ऐसा ना करें, और अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट के पास इसका डिस्क्रिप्शन है, वो कर सकता है, बट उसको ये डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर, why the full cost of an asset is not treated as an expense in the year of its purchase। कह रहा है क्यों ऐसा होता है कि जो भी हमारे एसेट की कॉस्ट होती है उसको हम उसी साल खर्चे में नहीं डाल देते, उसको हम कहां लेके जाते हैं, उसको हम एसेट्स बनाते हैं। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा कॉन्सेप्ट है सर, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसी के बारे में बात करता है। वो ये कह के चलता है कि आपकी जो बिजनेस की लाइफ है, बिजनेस एंटिटी की लाइफ है, वो ईयर एंड आफ्टर ईयर चलती रहेगी, वो खत्म नहीं होगी। जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है, जो ऑनर है, वो आते जाते रहेंगे, बट बिजनेस की लाइफ जो होती है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती है, इसको हम कहते हैं फोर्सेबल फ्यूचर तक चलती रहती है। ठीक है सर, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कहते हैं कि अगर बिजनेस की लाइफ है तो अगर हमने कोई एसेट परचेज किया है तो ऑब्वियस सी बात है उस एसेट की भी लाइफ होगी, और उसको उसके लाइफ में हम स्प्रेड करेंगे। जितनी भी उसकी लाइफ होगी 10 साल होगी तो 10 साल में उसकी जितना भी खर्चा होगा उसको तोड़ देंगे, और हर साल उसका टुकड़ा जो होगा वो एक्सपेंस में लेके आएंगे, ना कि पूरा का पूरा कॉस्ट ले आएंगे एक साथ एक्सपेंस में। ये कब लेके आएंगे, जब हमारी बिजनेस एंटिटी जो है वो गोइंग कंसर्न पे बेस्ड नहीं होगी।
ठीक है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है? ये कहता है आपको गोइंग कंसर्न को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला सवाल, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी परचेज्ड बॉल पॉइंट पेन्स ऑफ ₹7,500। इन्होंने क्या खरीदा है? इन्होंने बॉल पॉइंट पेन खरीदा है 7,500 रुपए का। दीज वर इशूड टू एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज को इशू किए गए, एंड वर स्टिल इन यूज एट द एंड ऑफ द ईयर। कह रहा है कि साल के अंत तक भी ये पेन अभी चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यू वुड फॉलो इन डीलिंग विद दिस आइटम। कह रहा है इसके लिए आप कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे फॉलो करके चलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो पेन वगैरह खरीदा गया है, उस पेन वगैरह की जो एंड वैल्यू है, जो ईयर एंड पे वैल्यू है, उसको हमें क्या अपने एसेट्स में रिकॉर्ड करना है या आपको उसको एक्सपेंस बनाना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ स्टेशनरी का आइटम खरीदा है, कुछ भी एक्स अमाउंट का। स्टेशनरी का आइटम क्या मेजर अमाउंट होता है, माइनर अमाउंट होता है? क्या हर यूजर को जानना होता है कि आप कितना स्टेशनरी में खर्च कर रहे हैं, या फिर ये चल जाएगा? तो बेसिकली क्या है, जितने भी स्टेशनरी नेचर के एक्सपेंस होते हैं वो जब हम खरीदते हैं तभी उसको हम कहां लेके चले जाते हैं, उसको हम मान लेते हैं क्या, एक प्रकार का एक्सपेंस, एक प्रकार का एक्सपेंस। उसको हम एसेट नहीं बनाते। चाहे इसके अंदर हमने रजिस्टर खरीदे हो तो रजिस्टर भी आपका हो सकता है इतना हैवी हो कि 5-10 साल चलेगा। दैट डजंट मीन कि वो रजिस्टर एसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट होता है। और आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कौन सा? मटेरियलिटी का। मटेरियलिटी ये कह के चलता है कि भैया ये जो ट्रांजेक्शन है, दिस इज नॉट दैट मच मटेरियल कि इसको आप एसेट में लेके जाओ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको अलग से डिस्क्लोज करें। अगर आप एसेट में लेके गए, इसका मतलब क्या है कि आप एसेट को सेपरेटली डिस्क्लोज करते हो अपने बैलेंस शीट में, तो आप उसके अंदर ये दिखाओगे कि आपका कौन सा एसेट है, और आप उसके अंदर लिखोगे एसेट के अंदर सपोज रजिस्टर 1000 रुपए, पेन सपोज कोई आपने 10 पेन खरीदे थे 100 वाले पेन, तो आप लिखोगे पेन कितने का भाई साहब, 1000 रुपए का। तो ये प्रेजेंटेशन बहुत गलत है। ये फुल डिस्क्लोजर तो आ रही है, बट दिस इज नॉट अ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट अ मटेरियल इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट जो ये बता के चलता है कि अगर इस टाइप का कोई नेग्लिजिबल अमाउंट का आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है, कोई आइटम परचेज किया है, तो उसको आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। उसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। उसको आपने जिस साल में खरीदा उसी साल में आप चाहें तो एक्सपेंस में दिखा सकते हैं, और हम दिखाते भी हैं। ठीक है, तो कौन सा यहां पे आप कॉन्सेप्ट रिलेट करोगे? मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, और रिलेट करते हुए अपने आंसर को कंक्लूड कर दोगे। अगला सवाल आता है, A debtor who owes 2 lakh to the company is rumored to be declared insolvent. Will you disclose this information in the books? कह रहा है एक डेटर था जो कि इंसॉल्वेंट हो गया। ऐसा हमें सुनने में आया कि एक डेटर था जो हमारे 2 लाख रुपए लेके बैठा हुआ था, और वो क्या हो गया है साहब? वो हो गया इंसॉल्वेंट। तो अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या इस बात को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको ये बताना है कि आपको ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट लगती है कि नहीं लगती है। आपको ये बताना है कि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट लगती है कि नहीं लगती है। तो आप यहाँ पे बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना। तो जैसे ही आप डिस्क्लोज देखोगे, आपके दिमाग में आएगा कि सर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा? फुल डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर लगा देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। हमारा फुल डिस्क्लोजर कहता है कि इस बात को डिस्क्लोज करना चाहिए। तो क्या ये जवाब सही है या गलत है? ये जवाब गलत है। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज क्वांटिफाइंग इन नेचर, मतलब कि यहां पे इस इंफॉर्मेशन में सिर्फ डिस्क्लोजर की आवश्यकता नहीं है। इस ट्रांजैक्शंस को आप अपने बुक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे पैसा पता है, यहां पे आपको मनी वैल्यू पता है। अगर सीधा सीधा ये लिखा होता है एक डेटर है जो कि इंसॉल्वेंट होने वाला है, और आपको सवाल में उसकी वर्थ नहीं दी होती, उसका अमाउंट नहीं दिया होता, तो आप कहते हैं कि फुल डिस्क्लोजर लगाएंगे, साहब इसको डिस्क्लोज कर देंगे। बट ये उससे एक लेवल आगे है। एक लेवल आगे का मतलब क्या हुआ कि एक लेवल, क्योंकि कन्वेंशन है, ठीक है ना। आप पहले कॉन्सेप्ट्स पे डेवलप करोगे, कॉन्सेप्ट कोई नहीं लग रहा होगा, तब हम कन्वेंशन के ऊपर जाते हैं। तो यहां पे एक लेवल ऊपर क्या है कि क्या आपको यहां पे कुछ नुकसान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या आपको यहां पे कोई नुकसान दिख रहा है कि भविष्य में कोई नुकसान होने वाला है? हाँ जी, नुकसान दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये 2 लाख रुपए हमारे डूबने वाले हैं, जो कि अभी रूमर्ड है। अभी ये क्या है? रूमर्ड है। अब रूमर्ड के केस में आप फुल डिस्क्लोजर लगाने बैठोगे तो फुल डिस्क्लोजर में आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, बट रूमर्ड में आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, आपकी ये सुनी सुनाई बातें हैं। बट एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको ये कह के चलता है कि सुनी सुनाई बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको कह के चलता है कि जो भी सुनी सुनाई बातें होंगी वो भी आपको ध्यान में रखना होता है। वो कौन सा है सर? वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सर ये क्या कहता है? ये कहता है डू नॉट एंटिसिपेट योर फ्यूचर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट ऑल योर फ्यूचर लॉसेस। तो दिस इज द फ्यूचर लॉस जो कि आपको पता लग गया। अगर पता लग गया है तो इसका मतलब हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? हमें एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट का मतलब क्या है कि ये मेरा एक डेट था, उधार था, जो कि अब डाउटफुल हो गया है, इसके लिए मैं इसका प्रोविजन बना रहा हूं और जितने भी डेटर होंगे उसमें से हम 2 लाख रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये मानते हुए कि हमने इसको लॉस मान लिया। कल को पैसा आ जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आज की डेट में हम लॉस मान लेंगे, अपने डेटर में से 2 लाख रुपए कम कर देंगे। 50 लाख का डेटर था तो अब 48 लाख का ही बचेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कौन बताता है, ये बताता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स। ये प्रिंसिपल क्या था, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स, जो आपको कहता था कि सारे लॉसेस को आपको रिकॉर्ड करना है। तो ये एक एंटिसिपेटेड लॉस है जो कि आपको पता लग गया, तो आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। इसको हम रिलेट करेंगे किससे, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स में से। अगला सवाल क्या आता है, अगला सवाल है इन अ बिजनेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक बिजनेस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो क्रिएट किया गया 5% ऑन डॉटर्स एवरी ईयर। ये इन्होंने कॉन्सेप्ट बना लिया, अपने दिमाग में बना लिया है कि भैया हर साल जितने भी हमारे डेटर होते हैं ना उसमें से हमारे 5% तो डूब ही जाते हैं, तो 5% का हम प्रोविजन बना के चलेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब कि 100 लोगों में 5 लोग ऐसे हैं जो पैसा लेके हमारे भागी जाते हैं, हमारा अनुमान है, तो इसका हम पहले ही से प्रोविजन बना लेते हैं, हम पहले से ही 5% उसमें से माइनस करके चलते हैं। ये इन्होंने हर साल की एक अपनी पॉलिसी बना रखी है। नाउ नेम द 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलोड इन दिस प्रोसेस। अब आपको बताना है ऐसे 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कि यहां पे फॉलो होते हैं, यहां पे फॉलो होते हैं ऐसे 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अगर एक बताना होगा तो आप सीधा सीधा अपने पहले वाले आंसर से रिलेट करोगे और आप बोलोगे सर इसके अंदर भी तो प्रोविजन ही बना रहे थे, इसके अंदर भी तो हमें ऐसा अंदेशा था कि हमारा ये जो पैसा है ये आगे नहीं आएगा, तो हमें जैसे अंदेशा हुआ हमने कहा कि डू नॉट एंटिसिपेट योर फ्यूचर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट और ऑल योर फ्यूचर लॉसेस। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या कर लिया, हमने इसका प्रोविजन बना लिया। तो वही कह रहा है यहाँ पे भी प्रोविजन बनाने की बात, डेटर पे प्रोविजन बनाना है तो सेम पॉलिसी लगनी चाहिए। कौन सी पॉलिसी थी सर, ये थी डर के चलने वाली, मतलब कंजर्वेटिज्म वाली पॉलिसी। तो कंजर्वेटिज्म का जो कन्वेंशन है वो ये कहता है कि यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो कि कह रहा है कि यहाँ पे अप्लाई होगा। अब पहला बताना तो बहुत आसान था क्योंकि ये 14 से रिलेट कर गया। अब बात तो तब है जब आप इसका दूसरा बता पाओ। आप इसको दोबारा पढ़ें और इसी में से आपको निकालना है कि ऐसा क्या यहां पे हो रहा है जो कि एक प्रिंसिपल है उन 16 प्रिंसिपल में से जो आप पढ़ चुके हो। 16 में से एक तो आपने ऑलरेडी कोट कर दिया, मतलब 15 में से आपको एक ऐसा प्रिंसिपल और है जो यहां पे अप्लाई हो रहा है। चलिए एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है यहां पे, इन अ बिजनेस, एक बिजनेस है जिसके अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन डेटर एवरी ईयर। 5% ऑन डेटर एवरी ईयर। क्या कह रहा है यहां पे, एवरी ईयर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा है, हर साल ऐसा करते हैं। कब करते हैं, हर साल प्रोविजन बनाते हैं। नेम द 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो भाई साहब हर साल अगर आप काम करते हो दैट मीन्स यू आर कंसिस्टेंट, यू आर कंसिस्टेंट। तो आप कौन सी यहां पे एक और पॉलिसी यूज कर रहे हो अपनी, कंसिस्टेंसी का। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट जो है वो भी यहां पे अप्लाई हो रहा है कि आपने एक रूल बना लिया कि 5% आप हर साल लगाओगे और हर साल आप 5% लगा के चलते रहते हो, इसमें आप बदलाव नहीं करते हो। तो कंसिस्टेंसी आपको ये कहलाता है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी टेक्निक, कोई भी मेथड जो आपने एक साल अडॉप्ट कर लिया और उसको ईयर आफ्टर ईयर आप अप्लाई करते रहते हैं, उसके अंदर बदलाव नहीं करते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो वो भी आपका इस सवाल में अप्लाई हो रहा है। तो आई होप आप समझ पाए हो कि किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके से आपको आंसर को लिखना होता है। चलिए जी, तो दिस इज ऑल इन दिस सेशन। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस को।